हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 13th चैप्टर न्यूक्लियाई, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मास एनर्जी दोनों ही टर्म्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत समय तक इन दोनों टर्म्स को सेपरेट एंटिटीज ही माना जाता था और ये माना जाता था कि किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में मास भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है सेपरेटली। लेकिन ऐसा तब था जब तक कि आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं दी थी। जब आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि मास और एनर्जी ये दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास जो है एनर्जी की ही एक फॉर्म है और जिसको कि हम मास एनर्जी को जो है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। आइंस्टीन ने अपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस को शो करने के लिए एक रिलेशन दी, दैट इज E इज इक्वल टू mc², जो कि बहुत फेमस है। इसमें E क्या है? E एनर्जी इक्विवेलेंट है किसका? m मास का। अगर m मास है तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है? E। और इसमें C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आइंस्टीन की जो मास एनर्जी रिलेशन है इसको प्रूव भी किया गया लेटर बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है इसको प्रूव किया गया। कैसे प्रूव किया गया? कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी है रिएक्शन से पहले और जो फाइनल एनर्जी है दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ये इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब हम मास के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं। अगर मास एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये जो कंजर्वेशन लॉ है ये होल्ड नहीं करता है। तो इस तरह से जो है आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन को न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से प्रूव किया गया। तो ये जो आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है E इज इक्वल टू mc², इसको यूज करके हम किसी भी मास की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। तो मास हमको गिवन है, मास इज 1 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 10⁻³ किलोग्राम। एनर्जी इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे m × c²। तो वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 जूल। इसका मतलब 1 ग्राम मैटर को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कितनी? 9 × 10⁻13 जूल ओनली बाय 1 ग्राम ऑफ मैटर। और लास्ट टर्न पे हमने एक नई यूनिट पढ़ी थी एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास यूनिट। तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इन जूल्स एंड इन MeV। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है कितने किलोग्राम के इक्वल होती है? 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो एनर्जी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगेन आइंस्टीन के रिलेशन यूज करेंगे mc²। We get E is equal to m × c²। इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 1.4924 10⁻10 जूल। तो ये हमने जूल में निकाल ली है। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 1.6 × 10⁻19 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, we will get in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिवाइड करके इतना आ जाता है हमारे पास 0.9315 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है MeV। 1 MeV दैट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी विल गेट MeV में कन्वर्ट करेंगे तो 931.5 MeV, या हम लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV/1
c²। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आगे यूज करेंगे। हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि जब भी 1 यूनिट ऑफ मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वी गेट 931.5 MeV। एज इट इज हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब हमने लास्ट टर्न पे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस किससे मिलके बने होते हैं। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वो जो है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, हमें प्रोटॉन का मास भी पता है, न्यूट्रॉन का मास भी पता है, तो हम उन सब का मास जब ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस का मास हमको मिल जाना चाहिए उसके इक्वल। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो उसके कंस्टिट्यूएंट मास से, अगर हम उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास निकालते हैं उससे हमेशा थोड़ा सा कम आता है। कैसे कम आता है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इसमें 16 क्या है इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर है इसका 8। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए 8 और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 न्यूट्रॉन्स। अब हम इनका मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन का मास हमको पता है तो 8 न्यूट्रॉन्स का मास निकाल लिया। इसी तरह से प्रोटॉन्स का मास 1 प्रोटॉन का पता है तो 8 प्रोटॉन्स का मास हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। जस्ट ऐड कर देंगे, वी विल गेट 16.12744 यूनिट। इतना मास होना चाहिए ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। लेकिन जब अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, पहले हम जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालते हैं, न्यूक्लियस का नहीं, पूरे एटम का। तो एटम का मास कितना आता है 15.99493 यूनिट। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.0055 यूनिट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास कितना हुआ, ये जो एटम का मास था इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करके निकाला था वो कितना आया था 16.12। दोनों बराबर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूक्लियस का मास जो है कम आता है, कितना कम आता है, थोड़ा सा कम आता है 0.13691 यूनिट। तो ये जो मास का डिफरेंस आता है किसमें, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसके कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। We can write the difference in mass of a nucleus and its constituents is called mass defect। और कैसे निकालते हैं हम इसको, by the relation ZMP plus A minus ZMN minus M। MP क्या है, mass of proton, Z number of protons, Mn mass of neutron, A minus Z number of neutron and M is the mass of the nucleus। तो हम लिख सकते हैं mass defect is equal to, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास है, या हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इस मास डिफेक्ट का क्या मतलब है, जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस है उसका मास निकाला हमने, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स का जो मास निकाला हमने अनबाउंड स्टेट में, उसका मास ज़्यादा आता है, और जब वो बाउंड हो जाते हैं यानी कि न्यूक्लियस बन जाता है तो उसका मास थोड़ा कम होता है। इसका मतलब अगर हम मास एनर्जी इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात करें तो इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी कम है और जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इफ़ वी वांट टू ब्रेक द ऑक्सीजन न्यूक्लियस इनटू 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स,
ऑक्सीजन न्यूक्लियस को हमें ब्रेक करना है, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स को सेपरेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना एनर्जी डिफरेंस है उनका, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी निकालने के लिए c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेकअप करने के लिए हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, डेल्टा m इंटू c², मीन्स मास डिफेक्ट इंटू c², इतनी एनर्जी जो है हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। या हम इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, क्या, इफ ए सर्टेन number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, then an energy will be released in the process। जो अभी हमने पहले बोला है उसका उल्टा, कि अगर हम न्यूक्लियस को ब्रेकअप करते हैं उसे कंस्टिट्यूएंट्स में, तो हमको उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ऑपोजिट क्या होगा, अगर हम कंस्टिट्यूएंट्स को मिला के न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, अगर जो है हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनको साथ ला के न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस में, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पता है न्यूक्लियस की, तो अगर हमें उसे न्यूक्लियस को ब्रेक करना है न्यूक्लियॉन्स में, तो उतनी एनर्जी हमको उसे सप्लाई करनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी हमने न्यूक्लियस के डिफाइन करी है, तो इससे भी एक ज़्यादा यूजफुल टर्म आती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी वो कैसे निकालेंगे, हमने ये पूरे न्यूक्लियस को डिफाइन करी है, तो उस पूरे न्यूक्लियस की एनर्जी को अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें, तो हमको पर न्यूक्लियॉन एनर्जी मिल जाएगी, रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो वी गेट जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, उसको एटम मास नंबर से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, वी गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होती है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि पर न्यूक्लियॉन हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वेरिएशन ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू द मास नंबर, देन वी गेट द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ हमको मिलता है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है मास नंबर और वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इस ग्राफ से हमें मेन पॉइंट्स क्या देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is practically constant independent of the atomic number for what, for nuclei of middle mass number, जो मिडिल की रेंज है 30 से 170, ये 30 यहाँ पे हो गया, 30 से लेके 170 तक की जो रेंज है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वेरिएशन बहुत कम है, या हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं, द कर्व हैज ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 MeV फॉर 56। इस मैक्सिमम कहाँ मिलती है हमको, मैक्सिमम एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज 8.75 MeV, और ये किसके लिए है, आयरन के लिए। देन बाइंडिंग एनर्जी इज लो फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हेवी न्यूक्लियाई। जब हम 30 से कम जाते हैं एटॉमिक नंबर, तो इन सब न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी तेजी से कम होती है, यानी कि कम होती, जो मिडिल न्यूक्लियाई है उनके रेस्पेक्ट में कम होती है। इसी तरह से 170 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी फिर से
कम होने लगती है, यानी कि हैवी न्यूक्लियाई की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और लाइट न्यूक्लियाई की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम होती है। तो ये जो हमने इससे ऑब्जर्व किया है ग्राफ से, इससे हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन क्या है? द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू MeV पर न्यूक्लियन। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? MeVs में आती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब पर न्यूक्लियन हमको काफ़ी सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है अगर हमें न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में से रिमूव करना है। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स न्यूक्लियन को बाइंड कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, वो जो फोर्स है दैट इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। जो बाइंडिंग फोर्स है न्यूक्लियंस का दैट इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो। दूसरा पॉइंट क्या पता चलता है हमको? हमने देखा था कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 से 170। 30 से 170 तक जो है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लगभग कांस्टेंट रहती है। ये क्या शो करता है कि ये जो बाइंडिंग फोर्स है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज शॉर्ट रेंज, उसकी रेंज बहुत कम है, यानी कि वो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत थोड़े डिस्टेंस तक ही रहता है। कैसे समझेंगे इसको? कंसिडर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड ए सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस। अगर हम एक सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस लेते हैं और उसके अंदर कोई न्यूक्लियन कंसिडर करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियन है इट विल बी इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर्स which come within the range of the nuclear force। अगर जो बाइंडिंग फोर्स है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है, अगर उसकी रेंज इतनी है, मान लीजिए ये उसकी रेंज है, तो इस रेंज में यानी कि इस डिस्टेंस को सर्किल लेके हम जो भी वॉल्यूम ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स आएंगे सिर्फ उन्हीं से वो इफेक्ट होगा। इसका मतलब any other nucleon at a distance more than the range of nuclear force from the particular nucleon will have no influence on the binding energy of the nucleon under consideration। अगर हम इस न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं तो इस न्यूक्लियन की न्यूक्लियर रेंज का जो वॉल्यूम बन रहा है, उससे बाहर जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं इस वॉल्यूम में, वो इस न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी इन्फ्लुएंस उनका नहीं होगा। इसका मतलब अगर एक न्यूक्लियन के नंबर ऑफ नेबर्स हमें पता है, p नेबर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि उसके न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ रहे हैं, तो उस न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो p के प्रोपोर्शनल होगी जितने उसके नेबर्स है, या हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू p इंटू k where k is a constant। अब अगर we increase a, अगर हम a को increase करते हैं by adding nucleons, they will not change the binding energy of a nucleon inside। अगर हम इसका a बढ़ाना चाहें, इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर जो है हम बढ़ा रहे हैं, इसका कैसे बढ़ाएंगे? हम इसमें और प्रोटॉन्स या और न्यूट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड करने से ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियन है, इसके नेबर्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नेबर्स तो इसके उतने ही रहेंगे जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो नेबर्स में चेंज नहीं होगा तो बाइंडिंग एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। और क्योंकि लार्ज न्यूक्लियाई में मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन द लार्ज न्यूक्लियस reside inside it and not on the surface, and therefore the change in binding energy per nucleon would be very small। केवल जो सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स हैं उन पर इफेक्ट होगा जब हम और न्यूक्लियॉन्स ऐड करेंगे, जो वेल इनसाइड है उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और लार्ज न्यूक्लियाई में ज़्यादातर न्यूक्लियॉन्स जो है वेल इनसाइड द न्यूक्लियस है, एंड देयरफॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू pk। और ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी दैट अ गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेस ओनली न्यूक्लियॉन्स क्लोज टू इट विच आर विद इन द स्मॉल रेंज इज referred to as saturation property of the nuclear force, या हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो एवरेज न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है। उसका रीजन है कि न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो शॉर्ट होती है। तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ए वेरी हैवी न्यूक्लियस से द एटम मास नंबर इज ग्रेटर देन 240 से ज़्यादा जो हैवी न्यूक्लियस हैं, they have a lower binding energy per nucleon compared to that of a nucleus with 120। अगर हम 120 वाले की देखें और 240 वाले की देखें तो 240 वाले न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 120 से काफ़ी कम है। इसका मतलब अगर एक 240 वाला न्यूक्लियस ब्रेक होगा किसमें, दो 120 मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में, तो क्या होगा, क्योंकि 120 वाले की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसके फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जो हैवी न्यूक्लियस है 240 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी यूज होगी और इनके फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो कुल मिला के एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और इसीलिए जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम उस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो इजीली ब्रेक होके थोड़े से लाइटर न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जिसको कि एनर्जी प्रोडक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम यूज़ करते हैं। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, और लाइट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। कंसिडर वेरी लाइट न्यूक्लियाई एटॉमिक मास नंबर लेस देन 10 से भी जो कम न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 10 से कम है, तो उनकी हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रही है। इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इसका मतलब जो है ये इजीली कंबाइन हो सकते हैं, दे कैन बी फ्यूज्ड इनटू the nuclei, higher nuclei having more binding energy per nucleon। ठीक है, इसका मतलब अगर ये लाइट न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है इनको मिला के हम क्रिएट करते हैं थोड़ा हैवियर न्यूक्लियस जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो कुल मिला के उस प्रोसेस में भी क्या होगा, ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। जो कि सन से हमें एनर्जी मिलती है वो उस प्रोसेस वो जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही, क्योंकि सन में जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जब फ्यूज होके कंबाइन होके, कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है, तो जब ये कंबाइन होके हीलियम और हायर न्यूक्लियाई बनते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण सन से हमको एनर्जी मिलती है, या हम कह सकते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के सारे जो कंक्लूजन्स हैं उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला क्या है, जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी है, आयरन की। इट मीन्स आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। उसके बाद हमने देखा है कि 30 से लेके और 170 तक के जो न्यूक्लियाई हैं मिडिल रेंज में, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी में ज़्यादा चेंज नहीं होता है पर न्यूक्लियन। तो ये क्या शो करता है, इट शोज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग न्यूक्लियर फोर्स, या हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। देन थर्ड इज द हैवी न्यूक्लियाई, they have low binding energy per nucleon, they can be easily broken into lighter nuclei which have more binding energy per nucleon, and this process is called nuclear fission and a lot of energy is released in this process. And fourth, जो light nuclei होते हैं they are also having low binding energy per nucleon, so they can easily combine and form heavier nucleus having relatively more binding energy per nucleon, the process which is known as nuclear fusion. So next is nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये जो फोर्स है जो कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स।
और हमने देखा अभी कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आती है, ये MeV में। जो एवरेज न्यूक्लियाई हैं मिडिल रेंज के, उनकी लगभग 8 MeV के आसपास होती है। और ये जो एनर्जी है दैट इज मच लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। मैटर में जो एटम्स लगे हुए होते हैं वो भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंड होते हैं। तो उस बाइंडिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जो है ये न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी होती है। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर देयर मस्ट बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड। कोई अलग तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, वो वाला फोर्स नहीं है जो कि एटम्स के बीच में होता है। कोई नया फोर्स है जो कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है, और ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का अट्रैक्शन का होता है, स्ट्रांग होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है? It should be strong enough to overcome the repulsion between the positively charged protons and to bind both protons and neutrons into the tiny nuclear volume. पहली बात तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है एटम्स के कंपैरिजन में। दूसरा, उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। जो प्रोटॉन्स हैं ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन की बात करें तो न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इन पे तो कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। इसका मतलब सब प्रोटॉन्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि इन सबको बाइंड करके रख रहा है, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि ये कूलम का जो फोर्स है रिपल्जन का, उसको ओवरकम करने के साथ साथ उनको जो है सभी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरा हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कांस्टेंट रहती है मिडिल न्यूक्लियाई के लिए, द कांस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और ये क्या शो करती है कि ये जो फोर्स है बाइंडिंग का, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, उसकी रेंज बहुत कम है। तो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज को समराइज कर लेते हैं। क्या है ये मेन प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। जो प्रोटॉन्स के बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसका मतलब ये उससे भी स्ट्रांग होता है। या हम कह सकते हैं द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। It has to dominate over the Coulomb repulsive force between the protons inside the nucleus। और ये तभी हो सकता है कि जब वो इस फोर्स से, Coulomb फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than a few femtometer। तेजी से ये कम होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स की डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे वो रैपिडली फॉल करता है, कम होता है। एंड दिस लीड्स टू द सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस इन मीडियम और लार्ज साइज न्यूक्लियाई, विच इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कि जो बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती है न्यूक्लियॉन्स की, वो शो करता है, उससे प्रूव होता है कि ये जो बाइंडिंग फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं इसको, दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज। उसकी रेंज जो है बहुत कम होती है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है और थोड़ा सा डिस्टेंस जो है, इतने डिस्टेंस तक ही ऑपरेट करता है। कितनी तेजी से वो जो है जीरो के इक्वल हो जाता है या फॉल हो जाता है, केवल जो है उसकी रेंज बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? ओनली ए फ्यू फेम्टोमीटर्स। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं,
तो प्रोटॉन्स के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन्स के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में भी, तीनों में कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट करता है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है। इट मीन्स द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन्स पे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। A plot of potential energy between two nucleons is shown in the figure. अगर हम दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करें तो हमको ये ग्राफ मिलता है। क्या देखते हैं हम इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द डिस्टेंस ऑफ 0.8 फेम्टोमीटर। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.8 फेम्टोमीटर। इसका मतलब the force is attractive for distances larger than 0.8 femtometer and repulsive if they are separated by distance less than 0.8 femtometer. तो बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन MeV ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। गिवन mass of the nitrogen nucleus, mass of proton, mass of neutron, and one unit is equivalent to, उसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट है 1 AMU का, दैट इज 931.5 MeV। तो हमारे पास न्यूक्लियस है 14N7, इसका मतलब A कितना है 14 और Z इज 7। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू Mn। ये तो हो गया न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। 7 इंटू 1.007825 प्रोटॉन्स का मास आ गया ये। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14 माइनस 7 और न्यूट्रॉन का मास है 1.008665। इसमें से हमको न्यूक्लियस का मास माइनस करना है 00307। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.054775। दूसरी टर्म जो आएगी 7.060655। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 14.00307। We get 14.11543 minus 14.00307 which is equal to 0.11236 units. अब हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, जो मास डिफेक्ट था उसका एनर्जी इक्विवेलेंट, या हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज गिवन इक्वल टू डेल्टा M कितना आया हमारे पास 0.11236। अगर इसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 931.5 MeV अपॉन C स्क्वायर, और वी गेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 104.66 MeV. It means the binding energy of the nucleus is 104.7 MeV. That is the answer. और अगर हमें निकालनी होती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये तो हमने न्यूक्लियस की निकाली है, अगर पर न्यूक्लियॉन निकालनी होती तो हम क्या करते, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते। इट मीन्स 104.7 डिवाइडेड बाय 14, वी गेट 7.48 MeV, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।